हाँ देखो तो क्वेश्चन नंबर जो 14 था उसमें क्या दे रखा था, प्रथम 7 पदों का योग 49 दे रखा था और प्रथम 17 पदों का योग 289 दे रखा था। ठीक है, अब अपने पास प्रथम 7 पदों का था यानी कि Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और Sn का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने रख दिया। यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू नहीं है, d की वैल्यू नहीं है, लेकिन n की वैल्यू दे रखी है 7। n की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, पहले इसके लिए 7 दे रखी है, तो हमने रखा Sn की वैल्यू कितनी है 49 7 पदों के लिए, तो n/2 मतलब 7/2 ब्रैकेट 2a n-1 इंटू डी। अब यहाँ n की वैल्यू रख दिया हमने 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बच गया 6 और n की वैल्यू रखी थी 7, तो 7/2। तो अपने पास क्या आ गया 49 बराबर 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6d आ गया। यहाँ 7 देखो गुणा में था, इधर आके इसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और 2 भाग में था, इधर आके इसमें हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया 7 7 49, 49 को हमने 7 से 7 बार काट दिया, तो 7 गुणा 2 बराबर, और सारी इक्वेशन जो 2a प्लस 6d जो थी अपने पास उसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो अपने पास बचा क्या a प्लस 3d, और 2 से 2 को काट दिया। तो हमने क्या किया 2 से इस 2 से इन 2 को काट दिया, तो बचा क्या 7 बराबर a प्लस का 3d आ गया। ठीक है, इसके बाद अपने पास हमने इस इक्वेशन नंबर 1 दे दी और दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए S17 का प्रयोग किया। S17 मतलब प्रथम 17 संख्याओं का जो योग है वो दे रखा है 289 दे रखा है, यानी कि n की वैल्यू 17 दे रखी है। जब n की वैल्यू अपने पास 17 दे रखी है तो और a और d ज्ञात नहीं है, तो Sn का फॉर्मूला वापस से वही लगाया हमने, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n आवाज नहीं n-1 इंटू डी। देखो वही वैल्यू हमने वापस से यहाँ रख दी। n की वैल्यू कितनी दे रखी थी 17, यानी 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह 17, 17 माइनस का 1 इंटू डी। अब 17 में से 1 गया तो 16 हो गया, और यहाँ पर क्या है अपने पास 289। S17 की वैल्यू कितनी दे रखी है 289 दे रखी है। 17 क्या था गुणा में था, इधर आके इसमें हो गया भाग में, और 2 क्या था अपने पास भाग में, इधर आके इसमें हो गया गुणा में हो गया। 17 का भाग 289 में 17 बार गया, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289, तो 17 को 289 से 17 बार काट दिया। 17 गुणा 2 बराबर 2a प्लस, और 17 में से 1 गया था 16d, तो 16d, फिर 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा a प्लस का 8d, और 2 से इधर 17 के साथ जो गुणा में था 2 उसको काट दिया। यहाँ जो 2 गुणा में था इसको इससे 2 कॉमन लेके काट दिया। अब बचा क्या अपने पास यहाँ केवल और केवल 17 बच गया, तो a प्लस 8d बराबर 17, इसे समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस करते हैं तो देखो a में से a कट गया, यहाँ क्या है 8 नीचे क्या सॉरी 8d, नीचे क्या अपने पास 3d, 8d में से 3d माइनस करा तो अपने पास बच गया 5d, और इधर कितना था अपने पास 17, और इधर था 10 और 7, 17 में से 7 माइनस करा तो बचा अपने पास 10, यानी कि 5d बराबर अपने पास आ गया 10। 5 यहाँ गुणा में था, इधर आके इसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, जैसे ही 10 में 5 का भाग देंगे 2 आ गया, यानी कि d का मान आ गया 2, या d का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दिया। यहाँ पर देखो हम जब d का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी की 6, 6 प्लस का इधर इसमें जाएगा माइनस का, 7 में से 6 माइनस करा तो कितना बच गया 1, यानी कि a का मान कितना आ गया 1, ये आ गया a का मान 1। अब पूछा क्या था अपने पास Sn का मान पूछा था और n पदों के लिए पूछा था, तो हमने लगाया n पदों के लिए। Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट का 2a, a का मान कितना है 1, a का मान कितना दे रखा है 1, ब्रैकेट n-1 इंटू d का मान कितना दे रखा है 2, तो ये रख दिया हमने 2, तो क्या आ गया अपने पास n/2 ब्रैकेट 2 का ऐसा कैसे, देखो इस 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, और 2 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 2, और किसका माइनस का, तो यहाँ माइनस का 2 था, यहाँ प्लस का 2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या केवल 2n, तो ये 2n, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, n इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर, यानी कि Sn का मान क्या आ गया n स्क्वायर आ गया। तो ये क्या होता है n स्क्वायर क्या होता है विषम संख्याओं का योग, हम जानते हैं। अब एक मेथड तो ये पूरा था हमारे पास कि हम क्या करते इस पूरा सोल्व करते, अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन होता तो हम कैसे सोल्व करते इसे। देखो यहाँ दे रखा है प्रथम 7 संख्याओं का योग दे रखा है 49, और यहाँ दे रखा है प्रथम 17 संख्याओं का योग 289। अब हम जानते हैं 7 का स्क्वायर तो 49 होता है और 17 का स्क्वायर भी 289 होता है, यानी कि स्क्वायर आ रहा है, यहाँ जो टर्म थी उसका स्क्वायर आ रहा है, अगर यहाँ n आएगा तो यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा,
तो वही है, देखो n था, n पदों के लिए क्या आ गया n स्क्वायर, या तो ऐसे निकाल लेते। अगर a और d पूछता तो कैसे निकालते हैं? n स्क्वायर कब होता है? हम जानते हैं विषम संख्याओं के प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो यानी कि a विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से 1 3 5 7 9 ऐसे चलती है, यानी कि प्रथम संख्या क्या आती है? 1। तो a का मान कितना आ जाता? 1 आ जाता। और 1 3 5 7 9 में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का, यानी कि d का मान कितना आ जाता? वहां 2 आ जाता। तो हम डायरेक्ट बिना सॉल्यूशन के हम ये इस क्वेश्चन में से अप्लाई कर सकते थे, पर हमारे पास इसमें अगर ऑप्शनल नहीं दे रखा है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल है कि निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हालांकि आवाज क्यों आ रही भाई? हाँ, इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी करवा लेते हैं। बुखा रखी हमने। हाँ देखो, इसका अथवा वाला क्वेश्चन जो अपने पास है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या दे रखा है? जिसका तीसरा पद a3 बराबर दे रखा है कितना? 16। और क्या बोला है? जिसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कितना है? सातवां जो पद है वो पांचवें पद से, यह सपोज करो ये a5 है और ये a7 है। ठीक है, इसका सातवां जो पद है वो उसके पांचवें पद से कितना अधिक है? अगर दोनों को बराबर करना हो मेरे को, तो ये ऑलरेडी 12 अधिक है, यानी कि 12 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये a7 की वैल्यू आ जाएगी। बस अपने पास अब समीकरण आ गई। क्या पूछा है फिर आगे? एपी निकालना है। एपी मतलब 3 टर्म निकालेंगे तो एपी आ जाएगी। तो देखो a और d निकालते हैं सबसे पहले इनमें से। हाँ, समीकरण देखो 1 से, इसे 1 दे देते हैं, इसी का दे देते हैं 2। इससे देखते हैं a3 बराबर क्या होता है? a प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है? 16। ठीक है, यहाँ पर यह है अपने पास a5। a5 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 4d और प्लस 12 इक्वल टू a7 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 6d। यहाँ से देखो ये 4d प्लस का इधर किस में जाएगा? ये a से a लाओ। यहाँ से 6d में से 4d माइनस करा दो, यानी कि 2d बराबर कितना आ गया? 12। यहाँ 2 गुणा में इधर आ गई तो d बराबर कितना आ गया? d का मान 6 आ गया। यहाँ उठा के समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। ये d का मान 6 रखते हैं, 6 दूनी की 12 प्लस का इधर आ गई तो a बराबर कितना हो जाएगा? 16 माइनस का 12, और 16 में से 12 माइनस करे तो 4। तो a का मान कितना आ गया? 4 आ गया। AP पूछा है, AP क्या होता है? A1 A2 A3 A4, ये AP होता है। डॉट 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 रख लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? a का मान कितना आया? 4। A2 देखो, या तो आप क्या करो, A2 A प्लस का d, या फिर सब में d जोड़ दे जाओ। जो भी टर्म आएंगे उसमें नेक्स्ट टर्म में d जोड़ दो, फिर उसके टाइम में नेक्स्ट टर्म में d का मान जोड़ दो। d का मान कितना आया था? 6। 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 6 34, 34 और 6 40। तो ऐसे चलता जाएगा। ये क्या आ गया? AP बन गई। ठीक है, क्या? हाँ, आगे देखो, दर्शाइए कि ये अब एक वर्ग के विकर्ण है। कौन कौन से? सॉरी, वर्ग के शीर्ष है। इसका जो 15वां क्वेश्चन है वो ये बताना का है अपने को कि ये वर्ग के शीर्ष है। अब वर्ग के शीर्ष है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले चतुर्भुज और चतुर्भुज के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, ये लो, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। ठीक है, यहाँ दे रखा अपने पास A का मान दे रखा है कितना? 1 और 7। B का मान दे रखा है अपने पास 4 और 2।
और सी का मान दे रखा अपने पास -1 और -1 और डी का मान दे रखा अपने पास -4 और 4। ठीक है। हाँ, तो ये क्या पूछा है कि वर्ग, तो वर्ग कब होगा जब चारों भुजाएं बराबर हो और इसके दोनों विकर्ण बराबर हो। अगर चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है तो ये क्या होगा, वर्ग होगा। यानी कि विकर्ण तो कौन से हो गए अपने पास, AC, और ये क्या हो जाएगा, BD। अगर ये दोनों बराबर है और चारों भुजाएं बराबर है तो क्या हो जाएगा अपने पास, वर्ग। चलो निकालते हैं, सबसे पहले AB निकालते हैं। AB बराबर दूरी है, दो कोऑर्डिनेटों के लिए दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता था, मैं एक बार अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला, बाकी हम हर बार उस पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ रख देता हूँ मैं फॉर्मूला, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, अब रखो वैल्यू x2, इन दोनों के लिए बात कर रहे हैं तो x2 क्या हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, ये 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है अंडर रूट। देखो 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से 2 गया तो 5 और माइनस का 5, यहाँ आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। हाँ, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस ये माइनस इंटू माइनस स्क्वायर करेंगे तो संख्या किसमें जाएंगी, प्लस में, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 और 9 कितना हो गया 34। ठीक है, AB का मान कितना आ गया 34। इसी प्रकार क्या निकालेंगे BC, BC बराबर मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। देखो BC के लिए x2 माइनस x1, तो -1 और माइनस का 4 हो जाएगा, और -1 और -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, और 25 और 9 तो कितना होता है 34 होता है। इसी प्रकार फिर CD निकाल लेते हैं। देखो x2 माइनस x1 -4 और प्लस का 1 है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है इस वजह से, यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 9 कितना होता है 34। हाँ, इसी प्रकार क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ AD बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस करा तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34। देखो ये चारों भुजाएं तो बराबर हो गई, पर अपने पास अपने को क्या पूछा है कि वर्ग है कि नहीं है, तो वर्ग कब होगा जिसके इसके विकर्ण भी बराबर हो, तो इसके विकर्ण देख लेते हैं। विकर्ण क्या हो जाएगा अपने पास AC बराबर, देखो क्या हो जाएगा AC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 और -1 माइनस का 2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस का 1 है और यहाँ माइनस का 7 हो जाएगा, -7 और 1 कितना हो जाएगा -8, और -8 का स्क्वायर 64 और 4 कितना हो गया 68। अब क्या निकालना है BD, BD पीने वाली नहीं भाई, यहाँ क्या हो जाएगा -4 है, यहाँ प्लस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, x2 माइनस x1, यानी कि 4 में से 2 गया तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये कितना हो गया 68। तो इसका मतलब विकर्ण बराबर है और चारों भुजाएं बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये वर्ग है। यह
एक वर्ग। और कौन एबीसीडी की बात कर, ठीक है। हाँ देखो एक मेथड तो ये था, ठीक है। अगर ये अपने पास ऑब्जर्वेशन में देखे तो इस ऑब्जर्वेशन में कैसे देख सकते थे, याद तक आ गया समझ में। अब भाई ऑब्जर्वेशन देखते हैं, एक मेथड अपने पास ऑब्जर्वेशन भी अभी होता है, ये तो क्या है सॉल्यूशन का है। देखो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि केवल और केवल अपने को थोड़ा सा देखते हैं, सॉल्यूशन हल्का सा करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। देखो कैसे, ये क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी कि हम ग्राफ बना सकते हैं। तो हमने बना लिए कैसे ग्राफ, ये बना लिए ग्राफ। इनके नाम दे दिए, यहाँ पर 1, यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया 3, यहाँ दे दिया 4। कहाँ तक है x की वैल्यू अधिकतम, 4 तक ही है क्या, x की वैल्यू थोड़ी है y तक की। वो तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। माइनस में कहाँ तक है अपने पास x की वैल्यू, -4 तक है। -1 -2 -3 -4 और y में माइनस है क्या, -1, ये ले लिया माइनस, ठीक है। आगे और लिख तो लेते हैं -2। पहला कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट देखो 1 और 7, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 7 है। कहाँ है ये, ठीक है। फिर है x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 2। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है 2। करीबन कहाँ आ गया पॉइंट। सर इसमें ग्राफ बनाना है ना, नहीं बनाना नहीं है, ये तो भाई ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, ठीक है। सी का क्या है -1 और -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी -1। कहाँ आ जाएगी ये, यहाँ पर। और फिर क्या बच गया, माइनस का 4 और प्लस का 4, x की वैल्यू माइनस का 4 और y की वैल्यू प्लस का 4। करीबन कहाँ आ गया पॉइंट। सबसे पहले हमने कौन सा पॉइंट निकाला था, ये। फिर कौन सा निकाला था, ये। इन दोनों को मिला लेते। इसके बाद में ये पॉइंट, इसके बाद में ये पॉइंट और इसके बाद में ये पॉइंट। देखो ऐसा दिखने में एक वर्ग सा दिखेगा, ये क्या दिखेगा, एक वर्ग सा बन जाएगा। तो इसका मतलब भाई ऑब्जर्वेशन में बता सकते थे कि एक वर्ग है, ठीक है। लेकिन ये कब बता पाओगे आप, जब आपको दिमाग चलेगा। लेकिन आपको तो अपने मेथड से कौन सा लगाना है, वो वाला जो पहले करवाया था वही लगाना है, ठीक है। मिटा दे। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, यदि a और b क्रमशः -2 -2 और 2 और -4 है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तो P के गुणनखंड ज्ञात। देखो क्या दे रखा है, AB क्रमशः, एक लाइन है अपने पास। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15वां ये देखिए, 15वें का जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। AB एक लाइन है, ये A है, ये B है। इसने दे रखा है AB के कोऑर्डिनेट में, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 और -2, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -4 दे रखा है। और बोला है क्या कि AP जो है वो 3/7 है AB की। क्या दे रखा है, AP जो है वो 3/7 है AB की, यानी कि AP प्लस BP कितना है 7 दे रखा है, जिसमें से ये 3 है तो ये कितना बच जाएगा 4। और इसका तीसरा हिस्सा है तो पूरे में से AP का तीसरा हिस्सा है तो BP का कितना हिस्सा बच जाएगा, यानी कि BP का हिस्सा बच जाएगा चौथा, 4/7 हो जाएगा AP का, ये हो जाएगा। यानी कि अपने पास अगर इसके रेशो की बात करूं तो यहाँ पर A या पॉइंट P है, AP के लिए कितना जाएगा 3, तो इसके लिए कितना जाएगा 4। आगे बात समझ में। अब अपने पास क्या दे रखा है, P के कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो अनुपात दे रखा है ये 3 और 4, तो M1 M2 वाला क्या निकालना है, कैपिटल X और कैपिटल Y। कैपिटल X का फॉर्मूला क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1
अपॉन m1 प्लस m। ऐसे कैपिटल Y का फॉर्मूला क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। रख दो वैल्यू। m1 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4। ये से कैपिटल Y की वैल्यू देखो, m1 की वैल्यू कितनी है? 3 y2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 4 y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? -2 अपॉन नीचे m1 प्लस m2। चलो देखो 3 दूनी की माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 4 दूनी की 8 बटे वे 7। ऐसे कैपिटल Y की वैल्यू 4 3 और किसका? माइनस का। और ये माइनस का 8 4 दूनी की 8 और 3 और 4 7। देखो 8 में से 6 गया तो माइनस का 2 बटे वे। यहाँ y बराबर माइनस का 20 बटे वे 7। ये आ गया अपनी बात के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में? ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फिर। टाइम कितना हो गया? जितने सर टाइम बताना। एक्सक्यूज मी सर, टाइम हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है। इस पे क्या कर लेते हैं? इस पर से रेखाएं खींच लेते हैं। ठीक है। ये हमने क्या कर लिया? एक वृत्त है उसके परिधि क्या खींच लिया? वर्ग खींच लिया। पर इसने बोला है इसके परिधि खींचे गए समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज है ये, यानी कि नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है। अब यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इस वजह से हमारे पास भुजाओं की लंबाई तो बराबर होगी। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं सब? स्पर्श बिंदु है, टेंजेंट पॉइंट है ना, स्पर्श बिंदु। जहां स्पर्श रेखा वृत्त के परिधि को जहां टच करती है, छूती है, वो क्या है? स्पर्श बिंदु है। या जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को काटती है वो भी क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। हाँ, इनके नाम है ई एफ जी और एच, ये नाम दे दीजिए। हाँ, दिया गया क्या अपने पास? दिया है क्या? ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है अपने को? सिद्ध क्या करना है कि ये जो ABCD है, ABCD समचतुर्भुज है। क्या प्रूव करना है कि ये क्या है? समचतुर्भुज है। हाँ, जब समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब इनकी जो भुजाएं हैं आमने सामने की वो बराबर होंगी। इसका मतलब क्या हो गया? आमने सामने की भुजाएं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या करना पड़ेगा? समचतुर्भुज प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ये तो बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए या ये दोनों बराबर हो जाए
या फिर इन दोनों में से कोई बराबर हो जाए या इन दोनों में से कोई बराबर हो जाए तो ये समांतर चतुर्भुज की जगह समचतुर्भुज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब ये इसके बराबर है तो इसके तो ये बराबर है, यानी कि ये भी इसके बराबर होगी और इसके सामने वाली तो बराबर इसके है ही, तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। तो मतलब कोई भी दो अपोजिट साइडों को अपने को क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। जैसे दो अपोजिट साइडों को इक्वल प्रूफ कर लेंगे तो अपने पास ये पूरा क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। तो देखिए पहले सबसे पहले दिया क्या है अपने पास? ए बी बराबर है, यहां नीचे लिख लेते हैं, ए बी बराबर किसके हैं? सी डी के हैं। और क्या है? ए डी बराबर किसके हैं? बी सी के। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है। अब जब समांतर चतुर्भुज दो भुजाएं तो दे रखी है, अब यह क्या कर ले? देखो यहां से हम क्या कर ले कि ए बी जो है अपने पास कहां है? ये रहा ए बी। इसको मैं लिख दूं ए ई प्लस का ई और बी। और यहाँ सी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं? सी डी का अपने पास ये सी और ये सी और डी, इसको लिख सकता हूँ मैं सी जी प्लस जी, ये लिख दूं। अब यहाँ वाले समीकरण, ये वाले समीकरण, इसको एक दे दी। ए डी वाला कहाँ है? ये रहा ए डी को मैं लिख सकता हूँ ए एच प्लस का एच डी। अब यहाँ वाली जो इक्वेशन आई थी, ये इक्वेशन तो इसके बराबर है। ये वाली जो इक्वेशन आई यहाँ ए और एच, ये बराबर है ए जी के। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बिंदु से स्पर्श रेखा की बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई दो बिंदुओं पर जो दूरी होती है वो बराबर होती है। यानी कि एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उससे स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि क्या क्या बराबर है? देखो ए ई बराबर है ए एच के, और क्या बराबर है? बी ई जो बराबर है वो दे रखा है बी एफ के, और क्या बराबर है? सी एफ जो है वो बराबर है सी जी के, और एक जो बराबर बच गया क्या? डी जी जो है वो बराबर है डी एच। क्यों है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इस वजह से क्या हो गई? बराबर हो गई। हाँ, तो आगे देखिए अपने पास क्या है? अब ए बी दे रखा है, ए बी बराबर सी डी दे रखा है, ए डी बराबर बी एच, क्योंकि समांतर चतुर्भुज था। ए ई बराबर ए एच, बी ई बराबर बी एफ, सी एफ बराबर सी जी। इसी प्रकार डी जी बराबर डी एच आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी क्या है? स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो आगे देखते हैं इन चारों को जोड़ देते हैं, या नाम दे दो समीकरण, इसको एक दे दो, इसे दो दे दो, इसे तीन दे दो और इसे चार दे दो। अब समीकरण एक दो तीन और चार को जोड़ने पर, ठीक है, इनको क्या करने हैं? जोड़ने हैं। जोड़ते देखो ए ई, तेरा ए ई, क्या बीच में इक्वल का साइन लगा देता हूँ। ये लो, इधर क्या आ गया इसका? ए एच, ये रहा ए। अब देखो ई वाली डिजिट कौन सी है जी? ई वाली बी ई प्लस का बी और ई। इधर एच वाली क्या होगी? इसके साथ क्या हो जाएगी? बी एफ। यहाँ ले लेते हैं प्लस का बी और आवाज नहीं बी एफ। इधर देखो फिर दे रखा है सी एफ, सी एफ, और इधर दे रखा है सी जी। तो एफ वाली डिजिट यहाँ थी, यहाँ लिख देते हैं सी एफ, सी एफ, सी और एफ, ये प्लस, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास? सी जी, सी और जी। हाँ, यहाँ क्या है? जी वाली डिजिट ये प्लस का डी जी, और इधर क्या आ जाएगा? प्लस का एच डी एच। तो इस ए एच के साथ लिख देता हूं मैं डी एच, ठीक है। इन सबको ऐड कर दिया। अब देखो इन दोनों का एक समूह बना लेते हैं, इन दोनों का एक समूह, इन दोनों का एक समूह बना लेते हैं, इन दोनों का एक समूह बना लेते हैं। क्यों बनाया? क्योंकि देखो ए ई का है, ये रहा ए ई, एक बी ई, ये दोनों हो जाए, इसका मतलब ये पूरी भुजा क्या हो जाएगी? ए बी। ये देखो ए बी प्लस ये सी जी किसके बराबर है? सी और जी का है, ये रहा सी और जी, और डी और जी पूरी किसके बराबर है? ए सी डी सी के, ए और डी के, सी डी के बराबर है। सी डी। इसी प्रकार डी एच वाली वैल्यू का है अपने पास, ये तो ये ए डी के बराबर हो जाएगी। और ये प्लस किसके बराबर हो जाएंगी? सी बी और बी सी के। हाँ,
अब देखो यहाँ देखो हमारे पास, क्योंकि ये समचतुर्भुज सॉरी समांतर चतुर्भुज था, तो ए बी बराबर क्या दे रखा है, सी डी दे रखा है, यानी कि सी डी की जगह ए बी रख दो, ए बी प्लस का ए बी, और इसी प्रकार यहाँ से क्या रख दूं मैं, ए डी रख देता हूँ, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। एक मिनट जीतू सर जाके आने बाद क्या हो जाएगा अपने पास, ए डी प्लस का ए डी। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा दोनों का, ए बी और ए बी कितना हो जाएगा, 2ab, और इधर क्या हो जाएगा 2ab। देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास, ए बी बराबर ए डी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचेगा अपने पास, ए बी बराबर किसके आ गया, ए डी। अब देखो ए बी कहाँ अपने पास ये रहा, ए डी कहाँ अपने पास ये रहा। अब देखो ये दो भुजाएं बराबर होगी, इसके बराबर ये थी और इसके बराबर ये थी, इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर होगी, तो हम बोल सकते हैं क्या, ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, और बराबर है ई डी के। और जब चारों भुजाएं बराबर होती है तो हम क्या बोलते हैं कि चतुर्भुज कौन सा है, समचतुर्भुज। ये तो प्रूफ करना था, अतः यह समचतुर्भुज होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, यस सर। अब देखो इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है। क्या प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिधीय चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है सिद्ध वाला, बता दे इसे। यस सर। बस इतनी करेंगे और क्या, आवाज नहीं रे, हाँ भाई देखो अपने पास सेहत वाला क्वेश्चन नंबर इसका अथवा वाला देखो भाई, 16 ये क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक अपने पास सर्किल दे रखा है, वृत्त दे रखा है, इस वृत्त के आगे क्या दे रखा है, स्पर्शरेखा एक खींच दीजिए, ये खींच दी स्पर्शरेखा। अरे आवाज नहीं, ये हमने क्या कीजिए, इसके चारों तरफ एक स्पर्शरेखा ही खींची है। इसके बाद संपूरक कोण, यानी कि क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिधीय बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आपतित करती है। तो यहाँ पर हमारे पास यह लिख देते हैं कि ये लो, इसको मिला देते हैं इधर, इसको भी मिला देते हैं इधर केंद्र पर, ये केंद्र है इसका, ये मिला देते हैं। अब यहाँ पर अपने पास क्या था, ये टेंजेंट पॉइंट था, स्पर्श बिंदु, इस स्पर्श बिंदु को भी मिला देते हैं। अरे आवाज नहीं रे, अपने को क्या प्रूव करना है कि आमने सामने की भुजाएं जो है, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आपतित करती है। संपूरक कोण का मतलब समझते हो, जो पूरी हो, संपूर्ण मतलब पूरी बनी हो, 90 डिग्री, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो कोण क्या होता है, संपूरक कोण। यानी कि अपने पास देखो ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये पूरा 360 होता है। तो अपने भी इनको अलग अलग प्रूफ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले त्रिभुज की बात करते हैं, इनको हटाते हैं, किसी एक त्रिभुज की बात, इनका नाम दे देते हैं। ये नाम दे देते हैं 1, ये नाम दे देते हैं 2, ये नाम दे देते हैं 3, ये दे देते हैं 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 त्रिभुज, 8 कोण हो गए अपने पास। अब देखो यहाँ पर पहले इनका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, यहाँ देते हैं पी, क्यू, आर और एस। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुजों के, इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, या तो देखो इन दोनों त्रिभुजों की बात कर लो, या बात कर लो इन दोनों त्रिभुजों की, या इन दोनों त्रिभुजों की। किसकी बात करें, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर लेते हैं, फिर इन दोनों त्रिभुजों की बात कर लेंगे। अब देखो त्रिभुज, यहाँ बिंदु है केंद्र बिंदु ओ, त्रिभुज, अरे आवाज नहीं, इधर देखो, त्रिभुज आर ओ सी, क्या दे रखा है, आर ओ सी, ठीक है। वह त्रिभुज ओ सी क्यू, ओ सी और क्यू में, इनमें क्या देखते हैं, देखो आर और सी बराबर है,
आर और सी बराबर है किसके? सी क्यू के। क्यों है? स्पर्श रेखा। ठीक है, यहां देखते हैं ओ और सी जो है वो क्या है? उभयनिष्ठ है। ओ और सी क्या है? उभयनिष्ठ है। ओ और आर बराबर है ओ क्यू के। क्यों? क्योंकि क्या है? त्रिज्या है। ओ आर बराबर किसके हैं? ओ क्यू के त्रिज्या है। ठीक है, यानी कि एस 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 के आधार पर दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप, समान, बराबर, समरूप और सर्वांश। एस 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 के आधार पर त्रिभुज कौन से? आर ओ सी सर्वांशम हो गए त्रिभुज ओ सी क्यू। ठीक है, आगे बात है। अब जब ये सर्वांशम, इसका मतलब इनसे बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। हाँ। यानी कोण एक बराबर कोण दो हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ओ क्यू सी, सॉरी ओ बी क्यू, ओ बी क्यू वो सर्वांशम हो जाएगा किसके? त्रिभुज ओ पी बी के। ओ पी बी के क्यों हो जाएगा? देखो ये वाली त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या है, बराबर हो गया। पी बी बराबर है पी क्यू के। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? स्पर्श रेखा है। ओ बी क्या है? उभयनिष्ठ है। तो दोनों क्या हो गए? सर्वांशम हो गए। यानी कि कोण 3 बराबर क्या हो गया? कोण 4 हो गया। आगे बात समझ में? अब देखो सेम वही नियम क्या लगाएंगे इनमें, यानी कि अतः त्रिभुज कौन सा? आर ओ डी, आर ओ डी। ये बाकी आप जो कॉमन है मैं बोल रहा हूं, आप बाद में लिख लेना चाहे। डी ओ एस, त्रिभुज डी ओ एस सर्वांशम होगा। क्यों होगा? क्योंकि आर ओ बराबर है ओ एस के, त्रिज्या है। एस डी बराबर है डी आर के, स्पर्श रेखा है। और डी ओ क्या है? उभयनिष्ठ। इस वजह से क्या हो जाएगा? कोण 7 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 8। इसी प्रकार क्या हो जाएगा अपने पास? त्रिभुज एस ओ ए, त्रिभुज एस ओ ए सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ओ पी ए के, ओ पी ए के। जब ये दोनों सर्वांशम है, क्यों? वो एस एस के आधार पर। तो क्या हो जाएगा? कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 5 बराबर कोण 6। अब देखो ये पी और आर क्या है? एक स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो यानी कि इसको भी मैं 90 प्रूव कर सकता हूँ, इसको भी मैं 90 प्रूव कर सकता हूँ। ठीक कर सकता हूँ। अब लेकिन अपने पास क्या है क्वेश्चन? देखो हमने क्या बोला? दो अपोजिट भुजाओं के बराबर, यानी कि इनके बराबर लिखना है। तो देखो 3 और 4 क्या है? बराबर है। तो 3 और 4 बराबर है, और ये वाली जो भुजा है और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर। या तो ऐसे कर लो, या पूरे का हम क्या कर लेते हैं भाई? 1 बराबर 2 हो गया, 2 बराबर ये दोनों का 1, इन दोनों का 1, इन दोनों का 1, इन दोनों का 1, मतलब 1 2 और 3 और 4 कोण सब 4 कोणों में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री। ये हो जाएगा। या फिर ये भी नहीं करना चाहते हैं हम, तो दो अपोजिट भुजाएं ले लेते हैं। कौन कौन से ले लेते हैं? ये दोनों ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये ले लेते हैं। अब देखो इस वाले का कोण देखते हैं, इसके बराबर ये है, तो ये भी तो इसके बराबर हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समद्विभाजन कर रहा है ना ये, यानी ये भी तो इसके बराबर हुआ। तो इसकी भुजा के द्वारा बनने वाले कोण कौन से थे? ये वाले। तो इनका योग कितने किसके बराबर हो जाएगा? इनकी भुजाओं के योग के बनने वाले के बराबर हो जाएगा। यानी कि इधर भी 180 और इधर भी 180, ये हो जाएगा। ऐसे नहीं है तो लिख के देख लेते हैं। देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 1 2 और 3 और 4 यहां तक का कोण 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो कोण 1 बराबर क्या है? तो मैं लिख दूं 2 कोण 1,
ये दोनों भी बराबर है, लिख दिया प्लस का 2 कोण 3 बराबर कितना 180। अब देखो कोण 1 और कोण 3 ये लिखा मैंने। यहाँ से 2 कॉमन लेके भाग में भेज दूं तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना आ गया 90। यानी कि ये वाला जो कोण है 1 और 3 का ले लो या 2 और 3 का ले लो, बात एक ही है। यहाँ मैं 2 ले लेता हूँ इसके बराबर तो थोड़ा सही रह जाएगा, बीच वाला कोण आ जाएगा। ये कोण कितने का आ गया 90 डिग्री का आ गया। अब ये 90 डिग्री है, सेम इसी प्रकार से ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी इससे भुजाओं से बनने वाला कोण भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अपोजिट साइन दोनों कोणों का योग जोड़ेंगे, दोनों भुजाओं से द्वारा का योग बनेगी। इसी प्रकार दोनों भुजाओं से क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 90 डिग्री और 90 कितना होता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री तो संपूरक कोण होता है। 180 डिग्री तो क्या होता है संपूरक कोण होता है। यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण होता है। तो अपोजिट भुजाएं होगी, इनके द्वारा भी 90 डिग्री, इनके द्वारा भी 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा दोनों के द्वारा बनाया गया 180 डिग्री हो गया। इसी प्रकार दोनों भुजाएं, और यहाँ और लिख लो इसी प्रकार में क्या लिखेंगे कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 90 डिग्री। ओके हो गया प्रूफ। हाँ इसमें आप कंट्रास्ट लिखना चाहो वहां कि रचना में लिख सकते हो आप कि ये खींचा, जैसे कि ओ आर खींचा, ओ एस खींचा, ओ पी खींचा, ओ क्यू खींचा। इसके अलावा सी ओ को मिलाया, ओ और बी को मिलाया, ओ ए से मिलाया, ओ को डी से मिलाया। ये आप रचना में लिख सकते हो। हाँ अब देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। अभी तो कुछ नहीं है, एग्जाम में होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक कक्षा के छात्रों के भार की सारणी दी गई है तो इसका माध्य समांतर माध्य निकालना है। देखो क्या दे रखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ भार। क्वेश्चन नंबर है 17। आगे पास नहीं होने वाले हैं वो अच्छे से देख लेना भाई, यही चैप्टर है जो उन्हें पास करवाएगा। भार है और इधर दे रखी है संख्या, छात्रों की संख्या। ठीक है, यहाँ देखो कितना दे रखा है 20, यहाँ दे रखा है 21, फिर दे रखा है 22। सीधे सीधी संख्या दे रखी है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 1, 2, 6, 7, 4, 2, 3, 2, 3। 28 तक दे रखा क्या? हाँ। इसके बाद इनकी संख्या कितनी दे रखी है? 1, 2, 6, 7, 4, 2, 3, 2, 3। हो गया। यानी कि अपने पास FI दे रखा है और XI दे रखा है। ये क्या दे रखा है अपने पास? ये बॉक्स वॉक्स बना के आया करो भाई, जब भी पेपर हो ये बनाना रहना चाहिए। तुम टेस्टों में नहीं बनाते हो तो आपको बनाना है। यहाँ लिखना है योग, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है FI की, ये किसकी वैल्यू है XI की। क्या निकालना है FI XI। क्यों FI XI क्यों निकालना है? FI XI क्यों निकालना है? क्योंकि अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर समीशन ऑफ FI XI अपॉन समीशन ऑफ FI। हाँ कुछ लोग समीशन को सिग्मा पढ़ते हैं तो आप सिग्मा पढ़ लेना, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, हाँ कैसे निकालेंगे FI XI? अब ये FI है ये XI है तो दोनों का गुणा हो जाएगा। 20 से कम 20, 21 दूना 42, 22 छकी 132, 23 साते 161 हो जाएगा ना। 24 चौक 96, 99, 25 दूना 50, 26 दूना 52 और 26 दिया 78, 78, 27 दूना 54,
और ये 28 है ना, 28 या 84 84। आप देखते हैं इनको जोड़ना, देखो भाई 4 4 8 8 16 16 और 6 22 22 और 1 23 23 और 2 25 25 और 2 27 का 7 हासिल का 2 2 और 8 10 10 और 5 15 15 और 7 22 22 और 5 27 27 और 9 36 36 और 6 42 42 और 3 45 45 और 4 49 49 और 2 51 51 का 1 हासिल का 5 5 और 1 6 6 और 1 7। तो कितना आ गया 717 इनका योग समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समीशन ऑफ एफ आई, इनका योग है, इनका योग फॉर्मूला क्या होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ, तो एफ आई तो इनका योग होगा या इनका योग होगा, तो फिर तो इसका योग क्यों करवा रहे थे। हाँ जोड़ते हैं, देखो या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, दे रखा है क्या, हाँ आपने गलत लिख दिया अच्छा उल्टा लिख दिया क्या हमने, एक्स आई लिख दिया, इधर ये है एक्स आई है और वो तो एफ आई है, ये एक्स आई है और ये एफ आई है। तो यह कितना अपने पास, ये कितना हो गया अपने पास 2 और 1 3 3 और 6 9 9 और 7 16 16 16 और 4 20 20 और 5 25 25 और 5 30। हाँ फॉर्मूला क्या होता है x बार बराबर समांतर माध्य पूछा है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। समीशन क्यों, क्योंकि ये जो साइन जो हम ये जो साइन लिखते हैं इस साइन का मतलब होता है योग, सम ऑफ डिजिट्स, इस वजह से यहाँ देखो एफ आई एक्स आई यानी कि इसका योग, योग आ गया अपने पास कितना 717, ये 717 अपॉन नीचे इनका योग कितना आ गया 30। देखो पहले 3 से काट देते, 3 2 की 6 1 बच गया, 3 3 का 9 10 11 2 बच गया, 3 7 21 3 8 24 3 9 27, नीचे कितना बच गया 10। अब एक जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, यानी कि x बार बराबर आ गया 23.9। सही आगे बात समझ में, तो ये हमारे पास कॉपी में साइड में जो जगह होती है वहां मत कर लिया करो, आप नीचे आराम से लिखा करो, ठीक है। चलो टाइम कितना हो गया जिससे टाइम हाँ तो फिर चलो आज के लिए यहाँ तक करते हैं। इसके अपने पास और क्वेश्चन कौन से रह गए, तो 10 खंड रह गया है अपने पास, सर इसका लास्ट करवा दो ना, इसका लास्ट भी करा दो ना, इसका लास्ट का एक और करवा देते हैं। चलो अथवा वाला क्वेश्चन है क्या, हाँ तो अथवा वाला क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बंटन का माध्य दे रखा 7.5, तो p का मान ज्ञात कीजिए। फिर जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इनको और बढ़ा लेंगे क्यों, अरे पारोनी के लिए बेडशीट पे की कर देते, आवाज नहीं। हाँ देखते हैं क्या क्या दे रखा अपने पास, 3 5 एक्स आई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, 3 दे रखी है, 5 दे रखी है, 7 दे रखी है, 9 दे रखा है, 11 दे रखा है और 13 दे रखा है। हाँ इनकी वैल्यू दे रखा है 6 8 15 3 8 और 4 आवाज नहीं दे। हाँ एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा 6 या 18 8 पंजो 40 15 साते 105 9 का 90 11 8 88 और 13 चौक 52। यहाँ पर देखो हाँ आप देखते हैं यहाँ से अपने पास इनको जोड़ लेते हैं। देखो 5 और 2 2 और 8 10 10 और 5 15 15 की 15 और 8 23 23 का 3 हासिल का 2 2 और 5 7 7 और 8 15 15 और 4 19 19 और 1 20 20 का सर वो 10 भी जोड़ो, सर वो 9 भी नहीं जोड़े, 9 भी नहीं जोड़े, कौन सा नहीं जोड़ा, 10 नहीं जोड़े, 9 नहीं जुड़ेगा 10 जुड़ेगा, 10 नहीं जुड़ेगा, जीरो अरे आगे जीरो जुड़ेगा 10 कैसे सर जुड़ेगा, इसे अलग करें ना, वो सही जोड़े, वो सही जोड़े कैसे दोबारा देखो 8 और 2
10 10 से 5 15 और 8 23 का तीन। हासिल का दो। 2 5 और 2 सात। 7 और 8 15 15 15 और फिर 0 नहीं 15 15 और 4 19 19 और 1 20 का जीरो। हासिल का दो। 2 और 1 तीन। 3 और बचा क्या अपने पास 9p तो प्लस का 9p प्लस का नहीं ठीक है। इनका योग देखो दे रखा है क्या हाँ। दे रखा है कि इनका योग 41 प्लस नहीं दे रखा तो जोड़ लेते हैं देखो 8 और 4 12 12 और 8 और 4 12 12 और 8 20 20 और 6 26 26 और 5 31 31 और 10 41 41 प्लस का 3 ये क्या आ गया योग और क्या दे रखा है इसका माध्य का मान यानी कि x बार इसके बराबर दे रखी वैल्यू कितना 7.5 ये दे रखा है ठीक है। हाँ रखो वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 303 प्लस का 9p 303 प्लस 9p बटे हुए कितना आ गया 41 प्लस का p तुम तो बहुत बोल रहे हो। बराबर 75.5 75 और 7.5 हाँ ये पूरा क्या है यहाँ से सीधा किसमें हो जाएगा हाँ किसी को पॉइंट अगर दिक्कत आती है तो पॉइंट को हटा लिया करो और नीचे 10 रख लिया करो ठीक है। एक संख्या छोड़ के क्या है पॉइंट थी तो एक संख्या छोड़ के हमने एक संख्या को 0 रख लिया ये पूरा डिवाइडेशन में किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में तो 303 प्लस 9p बराबर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर से तो कितना आ गया अपने पास 41 प्लस का p मल्टीप्लाई बाई 75 ये पूरा डिवाइडेशन तो इधर किसमें जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ गया 3030 प्लस का 90p इसको 75 को इससे मल्टीप्लाई करो 41 से देखो 75 का 5 हासिल का 7 और 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया देखो 4 से मल्टीप्लाई करते देख लेते इसको 5 का 20 का 0 हासिल का 2 और 7 1 7 का 28 28 और 29 30 यानी कि 300 300 प्लस 7 360 ये आ गया अपने पास 360 और क्या है प्लस 75 गुणा p 75 हाँ ये 75 भी प्लस का था इधर आके और ये 330 प्लस का था इधर जाके तो यानी कि 90p माइनस 75p बराबर 3075 माइनस 3030 आप 90 में से 75 माइनस करा तो कितना बच गया 15 बचेगा ना 15p बराबर देखो अब देखो 5 में से 0 गया तो देखो 30 डायरेक्ट ऐसे याद करो 70 में से 30 गया तो 40 और 40 और 5 45 तो 45 कितना बच गया यहाँ पर 15 थी 45 15 गुणा में इधर आगे तो 15 एकम 15 15 दूना 30 15 30 तो p का मान कितना आ गया p बराबर कितना आ गया ये तो पूछा था p का मान कितना आ गया। अब अपने पास जो खंड द बच गया है 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो बच गए हैं वो सेक्शन में अगले सेशन में देखेंगे ठीक है।